हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आदित्य एंड वेलकम टू माय चैनल आदित्य डिकोडिंग इको। बहुत दिनों बाद हम मिल रहे हैं। जॉब में मैं थोड़ा बिजी था, लेकिन थोड़ा स्टेबिलिटी के बाद अब मुझे थोड़ा टाइम मिलेगा कि मैं वीडियो बना सकूं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं मंथ में 1 से 2 वीडियो ला सकूं। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए एक नए टॉपिक पर, जिसका नाम है इंडिया एंड रेगुलेशन ऑन क्रिप्टो एसेट्स। तो बहुत ही पॉपुलर इस टाइम पर हैं क्रिप्टो एसेट्स एंड बहुत सारे एप्लीकेशन आप देख रहे हैं जो लॉन्च हो रहे हैं इसके रिगार्डिंग। इंडिया में ये लीगल तो नहीं अभी है, मतलब नॉट लीगल है, इनलीगल नहीं, लेकिन अभी कोई रेगुलेटरी बॉडीज़ नहीं है। तो हम सब कुछ जानेंगे और समझेंगे कि वर्ल्ड में ये कैसा चल रहा है, क्या कहीं इसके लिए कोई रेगुलेटरी सिस्टम है या कहीं ये लीगल है, सब कुछ जानेंगे बहुत सारे इन्फोग्राफिक और चार्ट्स के थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए समझते हैं इसकी स्टोरी को। क्रिप्टो करेंसी सडनली शॉट इन मेन स्ट्रीम। पिछले कुछ समय में ये मेन स्ट्रीम में आ गया ग्लोबली, और इंडिया में भी इसके लिए एक रेज देखने को मिला। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इंडियन गवर्नमेंट इसको रेगुलेट नहीं करती, ना ही सेबी करता है और ना ही आपका आरबीआई करता है। तो फिर ये कैसे चलती हैं? ये चलती हैं, जो एक्सचेंजेस होते हैं वो खुद केवाईसी कर देते हैं और वो कहते हैं कि हमने अपने तरफ से पूरा प्रोसेस कर दिया है। हम चाहते हैं कि हमको कोई रेगुलेट करे और हमको गाइड करे, जिसके थ्रू हम करें, हमको बैन ना किया जाए। लेकिन अभी इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। तो ग्लोबल इशू क्या है? ग्लोबल इशू एक है कि बिटकॉइन और इथेरियम को लेकर एक डिबेट चल रहा है कि इनको मेन स्ट्रीम में अलाउ किया जाए कि नहीं अलाउ किया जाए। बहुत सारी कंट्रीज इनको बैन कर रही हैं, कई बैन करके अनबैन कर रही हैं, और कई अनबैन करके और बैन करके फिर रीबैन कर रही हैं। मतलब बार बार चल रहा, वो क्लियर नहीं है उनको करना क्या है, क्योंकि वो उनको एक फियर भी है कहीं ये आने वाले अगले 4 से 5 सालों में बहुत ज़्यादा ट्रेंड या रेज में ना आ जाए कि जिससे हम पीछे रह जाएं। और इंडिया भी अभी कंफ्यूजन में है। मोस्ट प्रोबेबली जो विंटर सेशन में बिल आएगी उसमें क्रिप्टो पर एक बिल आने वाली है, जिसमें 90% बैन तो नहीं होना चाहिए, हो सकता है कुछ टफ रेगुलेशंस लेकर आए गवर्नमेंट। अच्छा, कई लोग इसे एक फाइनेंशियल इंक्लूजन भी मानते हैं। कैसे मानते हैं उसको समझते हैं। रीज़न क्या है? अगर मैं एग्जांपल लूँ आपको, जनधन आपने सुना होगा, जनधन जो अकाउंट होता है वो 1969 और 1980 और 81 के रेंज में, जब इंदिरा गांधी जी ने बैंकों का नेशनलाइज किया बैंकों को, तो उस टाइम पर क्या हुआ कि बहुत सारे अकाउंट्स खुलने का मौका मिला और गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में रखा बैंकों को। तो उसका पूरा बैकबोन को उसके यूज़ करके प्रेजेंट गवर्नमेंट ने करीब 43 करोड़ बैंक अकाउंट खोले, जिसमें 55% वुमेन है। इसका एम क्या है कि हर एक 18+ इंसान का बैंक अकाउंट होना चाहिए, मीन्स एवरीवन शुड हैव द राइट। तो सेम क्रिप्टो को जो जानने वाले हैं उनका भी यही कहना है कि ये भी एक डिजिटल करेंसी और एक एसेट है जिसको पाने का अधिकार सबके पास होना चाहिए। तो इसलिए बहुत सारे आप एप्लीकेशन देखते हो जिसमें आप स्टार्टिंग फ्रॉम 100 रुपीज़ से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अच्छा, ये कोई बहुत नई चीज़ नहीं है। इंडिया इस टाइप का एक नॉन लीगल चीज़ को और जानता है जो इंडिया में बहुत प्रिवेल करती है, जिसको रिकग्निशन भी वर्ल्ड में मिला है, वो है चिट फंड। करीब 45,000 चिट फंड चलते हैं, जिसमें 8-10 लोग का ग्रुप रहता है। वो आपस में पैसा लगाते हैं, उसको इंटरेस्ट एक दूसरे को देते हैं, जैसा भी उनका एक प्रोसेस चलता है। तो ये बहुत नई चीज़ नहीं है। अच्छा, एक प्रॉब्लम क्या हुई पिछले कुछ समय में कि एक कंट्री है सेंट्रल अमेरिका की, एल सेल्वाडोर, उसने इसको लीगल टेंडर बिटकॉइन को कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई? एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम आ गई। तो ये एक प्रॉब्लम आए कि अगर फ्यूचर में कोई भी कंट्री इसको लीगल करती है तो एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम आएगी, तो वो ध्यान देना पड़ेगा आपको। अगर हम क्रिप्टो की स्टोरी पे बात करें, सबसे पहले तो 2009 में सातोशी नाकामोटो ने सबसे पहले इसे लेकर आए थे वो, और पता नहीं वो इंसान है क्या है, मेल फीमेल क्या है, हमको कुछ आइडिया नहीं है। लेकिन थ्रू ट्विटर एक आया, एक जेनेसिस ब्लॉक उन्होंने बनाया और उसके थ्रू उन्होंने बताया कि मैं 50 कॉइन खुद को दे रहा हूँ, और उसके बाद से वो पूरा प्रोसेस और सब कुछ आप जाके पढ़ सकते हैं नेट पे कि कैसे काम करता है। और ये बेस्ट थिंग एक है कि एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम में क्या होता है कि आप सब कुछ एक ब्लॉकचेन में आप सब कुछ जान सकते हैं कि कौन सा ट्रांजैक्शन कहाँ पे हुआ। इसलिए आरबीआई भी इसे सपोर्ट करता है कि
ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी तो अच्छी है, लेकिन हम बिटकॉइन या इथेरियम में किसी को हम अपना एक अल्टरनेटिव करेंसी के रूप में हम अलाउ नहीं करेंगे। हर सोवरेन कंट्री डरती है, उसका रीज़न मैं अभी आपको बताऊंगा। अच्छा, इंडिया में ये चार्ट आप देख सकते हैं, इस चार्ट में आपको मिल जाएगा कैसे कैसे उसकी स्टोरी बहुत अच्छा इसमें बताया है। 2020 जैन में तो इंडिया ने खुद प्लान किया था कि 100% इसको बैन कर दे, लेकिन शायद अब मन बदला हुआ दिख रहा है। अगर आगे हम बात करें तो ब्लॉकचेन जो ये टेक्नोलॉजी इसकी है, लेज़र ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, वो कहाँ कहाँ कैसे यूज़ हो सकती है, तो वो यूज़ हो सकती है आइडेंटिटी एंड क्रेडेंशियल के लिए, ट्रेसिबिलिटी के लिए, सिक्योरिटी एंड पेमेंट्स के लिए, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन का आपको हिसाब मिल जाएगा, एक एक ट्रांजैक्शन का। आप इवन द फर्स्ट ट्रांजैक्शन ऑफ बिटकॉइन यू कैन गेट ऑन इंटरनेट। एग्रीमेंट, थ्रेशोल्ड एंड डिस्प्यूट के लिए ऑटोमेटिक ट्रिगर हो जाए जब आपका एग्रीमेंट पूरा हो। लॉयल्टी एंड रिवॉर्ड्स, बहुत सारे इसके यूज़ हैं, आप इस ग्राफ को देख लीजिएगा, अच्छा ग्राफ है। अगर आगे बात करें कुछ पॉजिटिव देख लेते हैं कि जो क्रेज़ है इस समय इसका, तो इंडिया के पास एक अच्छा मौका है इसको यूज़ करने का। सबसे पहले क्या इस्टेब्लिश कर सकती है इंडिया एज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ न्यू फाइनेंशियल सिस्टम, जिसमें लार्ज ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और इन्वेस्टर्स जो हैं अब इसको धीरे धीरे मान्यता दे रहे हैं। तो इंडिया उनसे दूर क्यों रहे, इंडिया भी उनके साथ कनेक्ट हो सकता है, अपनी डोमेस्टिक मार्केट को इंटरनेशनल मार्केट के साथ, ग्लोबल मार्केट के साथ सिनर्जाइज कर सकता है। इंडिया के जो बहुत सारे फाइनेंशियल फर्म हैं, बैंक्स हैं, फिनटेक हैं, उन सब में इस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकता है। हमने देखा है पिछले 2000 से 2020 में इन्फोसिस और बहुत सारे टीसीएस जैसी कंपनी कैसे ग्रो की, क्योंकि इंडिया में सॉफ्टवेयर रिलेटेड बहुत अच्छा हमारा पकड़ है, तो उसमें हम अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो ये सुनहरा मौका है जिसमें हम अच्छा पैसा बना सकते हैं। इंडिया चाहे तो एक क्रिप्टो एक्सपोर्ट जोन भी बना सकता है, जिसमें बाहर से बहुत सारा पैसा हम बना सकते हैं। एक अच्छा तरीका, क्योंकि ये उभरती हुई एक टेक्नोलॉजी है, एक डिजिटल एसेट है, तो इंडिया क्यों ये मौका छोड़े, कैलिबर है हमारे पास। उसके अलावा कैपिटलाइज ऑन न्यू टेक्नोलॉजी एंड सर्विस अपॉर्चुनिटी, अगर इसको बैंक, इंश्योरेंस सेक्टर और बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जो फिनटेक्स रिलेटेड हैं जिसमें इसका यूज़ किया जा सकता है, और इस फाइनेंशियल इनोवेशन का यूज़ करके हम किलर ऐप बना के वर्ल्ड में हम डोमिनेट कर सकते हैं। एक बेनिफिट है, क्योंकि चाइना जो है हमको हर जगह परेशान करता है, वो इस फील्ड से थोड़ा दूर है क्योंकि वो इसे सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो शायद कंपटीशन भी कम होगा। ये एक इन्फोग्राफिक आप इसमें देख सकते हैं पूरी हिस्ट्री कैसे, और इंडिया का मार्केट पिछले 5 सालों में अराउंड 40% का ग्रोथ लिया है, वो आप देख सकते हैं, बहुत सारी इसमें इंफॉर्मेशन है। आगे बात करते हैं डिजिटल करेंसी बाय सोवरेन कंट्रीज़। अब बहुत सारी जो कंट्रीज़ है वो सब घबरा गई हैं कि उनको भी लेके आना है, एक डिजिटल करेंसी लेके आना है। सेंट्रल CBDC जिसको बोलते हैं, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लाने का प्लान कर रहे हैं। अच्छा, इससे होगा क्या, इसमें बेसिकली इनका प्लान है कि इस करेंसी के थ्रू जैसे आपका डायरेक्ट एक अकाउंट होगा RBI के पास, और सपोज़ करिए आप अपार्ट फ्रॉम इंडियन बॉर्डर आप कहीं ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो सपोज़ आपने कॉफ़ी ख़रीदा कहीं जर्मनी या कहीं भी, तो RBI आपके बिहाफ पे वहाँ पे पेमेंट करेगा डिजिटल करेंसी के फॉर्म में। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक क्या है, मिनट टू मिनट ट्रैकिंग आपकी होगी, हर मिनट पे आप क्या कर रहे हो, आप क्या चीज़ परचेज़ कर रहे हो, जिसका पॉलिटिकल रिपरकशन हो सकता है। तो शायद यहाँ प्राइवेसी का थ्रेट होगा, और चाइना इसमें बहुत हद तक आगे पहुँच चुकी है इसको लॉन्च करने में। प्रॉब्लम क्या होता है सोवरेन कंट्रीज़ में, आपको बताने वाला था कि वो डरती क्यों हैं अल्टरनेटिव करेंसी से, क्योंकि उनको लगता है कि अगर अल्टरनेटिव करेंसीज आ जाएंगी तो लोग हमसे बाईपास करके आपस में एक सिस्टम बना के आपस में काम करने लगेंगे, तो हमारे पास तो कोई आएगा ही नहीं, हमारी वैल्यू घट जाएगी। इसलिए सबसे बड़ा डर इनको लगता है, लेकिन इनको डरना नहीं चाहिए, क्योंकि आप जब टैक्स देने के लिए रुपी के फॉर्म में एक्सेप्ट करोगे तो उस कंडीशन में मेरे को रुपी तो होल्ड करना पड़ेगा या मेरे को डॉलर तो होल्ड करना पड़ेगा उसको पेमेंट करने के लिए। तो इसलिए एक सोवरेन कंट्री को उतना डरना नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं, गवर्नमेंट का क्या एम है। फाइनली गवर्नमेंट का प्लान है कि रेगुलेटरी सिस्टम लेकर आए, थोड़ा कंजर्वेटिव हमारा सिस्टम है, और जिससे कई बार हमको फ़ायदा भी हुआ है कि पास्ट के टाइम में 2008 में फाइनेंशियल जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस थी, हाउसिंग क्राइसिस, उसमें हम बच गए थे, एशियन क्राइसिस में हम बच गए, तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम में हम बच गए थे। तो बेसिकली गवर्नमेंट जो लाएगी बिल, उसमें मेरा जितना परसेप्शन या मेरी जो उम्मीदें हैं उसमें ये 3 चीज़ का ध्यान ज़रूर रखेगी गवर्नमेंट। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन का,
लॉ कम से कम बाईपास हो, लॉ तो बाईपास होंगे ही क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, आपके सिस्टम से नहीं जाएगा, ये पैरेलल एक सिस्टम है। तो कम लॉ जितने बाईपास हों, ये हो सकता है इनलीगल ट्रांसफ़र को रोका जाए। तो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए प्रॉब्लम क्या है कि ये मार्केट इतनी फ्लक्चुएट करती है, 10 से 15% एक दिन में फ्लक्चुएट कई बार कर जाती है। तो छोटे जो इन्वेस्टर हैं वो कई बार डर जाते हैं ये ऐसा क्या हो रहा, और ये एक बार उनको फॉल आउट में डाल सकता है। ये बहुत बड़े बड़े वेल्स रहते हैं जो इसको रेगुलेट करते हैं मार्केट को, तो वो उन चीज़ों से इन्वेस्टर को बचाने का प्लान रहेगा। लेकिन इसमें एक प्रॉपर टैक्स लगा के गवर्नमेंट विन विन सिचुएशन क्रिएट कर सकती है, जिससे इन्वेस्टर भी खुश रहेगा क्योंकि उसको इन्वेस्ट करने का एक लीगल एक प्रोटेक्शन उसको मिल गया क्योंकि गवर्नमेंट उसके साथ है। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा टैक्स भी मिलने लगेगा। लॉ तो बाईपास होंगे, उसके लिए आपको कुछ चेक करने पड़ेंगे अलग अलग सिस्टम से, क्योंकि कई लोग जो बोलते हैं कि बहुत सारे लॉ जो बाईपास होंगे और बहुत सारे इनलीगल ट्रांसफ़र होंगे, इसका यूज़ नारकोटिक्स में होगा, ड्रग्स के लिए होगा, टेररिज्म के लिए होगा। तो ऐसा किसके साथ नहीं हुआ? डॉलर जो यूनिवर्सल करेंसी जिसको हम बोलते हैं, उसका भी तो यूज़ हुआ ना अफ़गानिस्तान में, जो मुजाहिदीन को सपोर्ट करने के लिए अमेरिका ने उसको पैसा दिया और उससे ही तालिबान और अलकायदा निकला। तो आप पर्टिकुलर एक टूल को आप मत टारगेट करो, आप उसके गलत यूज़ करने वाले को आप टारगेट करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे सपोज़ करिए आप किसी कार से किसी का एक्सीडेंट करते हैं, मारुति या टाटा किसी से कार से आप एक्सीडेंट करते हैं, तो वो कार कंपनी की गलती नहीं है, वो पर्सन जो ड्राइव कर रहा है, जो सिचुएशन है, वो सबको आपको सिनेरियो देखना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो फाइनल एक समरी क्या है कि अगर इसका एक अप्रोच अगर हम लेते हैं, पॉजिटिव अप्रोच लेते हैं, तो गवर्नमेंट को इसको बैन नहीं करना चाहिए और इससे अच्छा टैक्स बना सकती है और बहुत सारे नए बिजनेस जनरेट करने का अच्छा आइडिया है। बहुत अनस्टेबल मार्केट है, बहुत अप एंड डाउन होता है इसमें, इसलिए देखना पड़ेगा। और जितना मुझे पता है कि अराउंड 2 करोड़ इसमें इन्वेस्टर हैं इंडिया के, तो गवर्नमेंट इसको बैन नहीं करेगी। हाँ, 2 करोड़ में ये है कि मेजर जो हैं वो स्मॉल अमाउंट 10-15,000 इन्वेस्टर होंगे, बहुत कम होंगे जो लैक्स इन करोड्स में इन्वेस्ट किया होगा। लेकिन बैन गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए क्योंकि हमको भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ रहना पड़ेगा, और एटलीस्ट बैन करती भी है तो इसका जो ब्लॉकचेन सिस्टम वो हमको अपने लैंड रिफॉर्म वाले सिस्टम में ऐड करना चाहिए कि जब हम लैंड ट्रांसफ़र एक दूसरे को करते हैं वहाँ ब्लॉकचेन बेस्ट यूज़ में आपके आ सकता है। क्योंकि कई बार होता है, हम देखते हैं बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता है कि एक ही लैंड 2-2, 3-3 लोग को बेचा जा रहा है, बहुत सारी चोरी होती है, उसमें ब्लॉकचेन हेल्प करेगा क्योंकि ईच ट्रांजेक्शन कैन बी ट्रैक्ड एंड रिकॉर्डेड। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ और इस न्यूज़ को हम ट्रैक करते रहेंगे, देखेंगे क्या होता है। जल्दी से जल्दी अगला वीडियो लेकर आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, बाय बाय।